नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों सोचिए जरा, अगर कोई नेता खुद वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण हो और वही नेता युवाओं को कहे कि आओ सड़कों पर उतर जाओ, तोड़फोड़ करो और मुझे सत्ता दिलाओ, क्या ये आपको हास्यास्पद नहीं लगता? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की। हाल ही में राहुल गांधी और उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने सोशल मीडिया पर जो बयान दिए, उसने कांग्रेस के भीतर ही बवाल मचा दिया। और इस बार राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के दिग्गज सामने आ गए हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जेन जी को संबोधित करते हुए कहा कि सड़कों पर आओ, तोड़फोड़ करो और मुझे सत्ता में बिठाओ। यानी राहुल गांधी का कहना साफ था कि वो अपनी काबिलियत से तो सत्ता में नहीं बैठ पा रहे, अब युवाओं को सड़कों पर उतरकर उनके लिए माहौल बनाना होगा। राहुल गांधी की इसी सोच को आगे बढ़ाया उनके गुरु सैम पित्रोदा ने। पित्रोदा ने एक वीडियो में जजी का नाम लेकर कहा कि देखो, नेपाल जैसे देशों में आंदोलन हुए, हंगामा हुआ और बदलाव आया। लेकिन राहुल गांधी और पित्रोदा शायद ये भूल गए कि नेपाल में जिस आंदोलन ने सरकार बदलवाई, उसके केंद्र में था नेपोटिज्म यानी वंशवाद, और वही वंशवाद भारत में कांग्रेस का सबसे बड़ा टैग बन चुका है। अब आते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी पर। मनीष तिवारी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और पित्रोदा की सोच को आईना दिखा दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों का जिक्र किया, जहां जनता वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। उन्होंने फिलीपींस में भी अभी जो इस तरह के हंगामा हो रहा है, वहां पर लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि वहां पर बाढ़ राहत में कई घपला और घोटाले की बात सामने आ रही है। बाढ़ राहत के कार्यों में उन्होंने इसकी भी बात की और साथ में उन्होंने जो 2 लाइनें लिखी जो कि वंशवाद को लेकर है, किसी के पात्र होने को लेकर है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जाकर चुभ गई। मनीष तिवारी ने क्या लिखा है? पहले तो उन्होंने हाल में हुए इस तरह के आंदोलन के बारे में बताया, फिर लिखा है जन एक्स और जेड यानी जनरेशन एक्स हो, जेड हो, चाहे जो भी हो, वो अब वंशवाद को स्वीकार नहीं करेगी। आगे लिखा है सोशल मीडिया की वो ट्रेंड्स जिन्होंने वंशवाद को ध्वस्त कर दिया या चुनौती दे रहे हैं, इन पर मेरे लेख का इंतज़ार कीजिए, वे इस पे लिखने वाले हैं। ये दोनों लाइनें बहुत मायने रखती है। उन्होंने जो ये जिक्र किया है, जनरेशन एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अब ये जजी हैं, ये जनरेशन जेड है और एक्स और वाई इससे पहले की जनरेशन मानी जाती है। यानी कि उस समय की अगर इनको 13 से 25 साल माना जाता है तो 25 साल से ऊपर के लोग और 50 साल से ऊपर के लोग आ जाते हैं एक्स वो में। अब उन्होंने कहा कि यह जनरेशन भी इस तरह के वंशवाद को, यानी कि जो विरासत की राजनीति चल रही है, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये किसी को पसंद नहीं है। ये सिर्फ नई जनरेशन की बात नहीं है, जो पुराने लोग हैं उनको भी इसमें देखने में कोई मज़ा नहीं आता है कि कोई अगर पात्र नहीं है, वो सिर्फ अपने जन्म के आधार पर किसी चीज़ का हकदार हो जाए, जबकि उसके कहीं योग्य लोग बैठे हुए हैं। मनीष तिवारी ने साफ लिखा, जनरेशन एक्स हो, वाई हो या जेड, अब कोई भी वंशवाद स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के ट्रेंड्स ने वंशवाद को चुनौती दी है और वो इस पर जल्द ही लेख लिखेंगे। मनीष तिवारी कांग्रेस के ही सांसद, वरिष्ठ नेता, उन्होंने परोक्ष तौर पे यह बात समझा दी और राहुल गांधी अपने ही नेता द्वारा घिर गए। दोस्तों सोचिए, कांग्रेस के अपने नेता ही खुलकर कह रहे हैं कि वंशवाद अब जनता को स्वीकार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? राहुल गांधी, जो खुद वंशवादी राजनीति की उपज है। याद कीजिए 2019 में जब कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी थी, तब मनीष तिवारी समेत 23 नेताओं ने सवाल उठाए थे। इन्हें G23 कहा गया। इन नेताओं ने पूछा था, क्या राहुल गांधी वाकई कांग्रेस को लीड करने लायक है? क्या कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की बपौती है? लेकिन हुआ क्या? राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी और कुछ साल बाद राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बन गए। यानी ढाक के 3 पात, कमान फिर उसी परिवार में। G23 के ज़्यादातर नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या किनारे कर दिए गए। लेकिन सवाल वही है, कांग्रेस में असली प्रतिभा को मौका क्यों नहीं मिलता?
राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि उन्हें नई पीढ़ी की चिंता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल के समकालीन थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। आखिरकार वो बीजेपी में चले गए और आज केंद्रीय मंत्री है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में राहुल से मिले ही नहीं, किनारे कर दिए गए। वो बीजेपी में गए और आज असम के मुख्यमंत्री हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत से उनकी जंग सब जानते हैं। पायलट ने बगावत तक कर दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया। मिलिंद देवरा पार्टी से मोहभंग हुआ और अब वो भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर नई जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाना था, तो फिर युवाओं को सड़कों पर बुलाने का नाटक क्यों? राहुल गांधी के इर्द गिर्द आज जो नेता हैं, उनमें ज़्यादातर राज्यसभा से आए हैं, जिन्हें जनता ने कभी लोकसभा में नहीं चुना। जयराम रमेश, जिन्हें मीडिया और कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी गई। पवन खेरा, जो राहुल के करीबियों में गिने जाते हैं। केसी वेणुगोपाल, जो संगठन में अहम पद पर हैं, लेकिन कभी लोकसभा का बड़ा चुनाव नहीं जीते। ये सभी वो नेता हैं जिन्हें जनता ने नहीं, बल्कि राहुल गांधी की कृपा ने पद दिलाए। यही तो असली वंशवाद है, जहां मेहनत और काबिलियत नहीं, बल्कि नज़दीकी और वफादारी मायने रखती है। अब सिर्फ मनीष तिवारी ही नहीं, शशि थरूर ने भी राहुल गांधी को आईना दिखाया। मुद्दा था अमेरिका का H1 वीज़ा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री कमज़ोर हैं, लेकिन शशि थरूर ने कहा नहीं, ये अमेरिका और ट्रंप की घरेलू राजनीति का नतीजा है। सीधे सीधे उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। यानी पार्टी के अंदर ही राहुल गांधी की सोच से असहमति है। दोस्तों, राहुल गांधी और मनीष तिवारी की खटास नई नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर का मामला था, तब मनीष तिवारी ने उस डेलीगेशन में जाने की इच्छा जताई, लेकिन उनका नाम काट दिया गया। इतना ही नहीं, मनीष तिवारी की बेटी की शादी में राहुल गांधी नहीं पहुंचे, लेकिन उसी समय एक बिजनेसमैन की शादी में जयपुर जरूर चले गए। ऐसे में रिश्ते में कितने खराब हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी अक्सर विदेशों में जाकर भारत की नीतियों की आलोचना करते हैं। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी भारत विरोधी राजनीति कर रहे हैं। असल में राहुल गांधी का पैटर्न ये है कि वो हमेशा पीएम मोदी को निशाना बनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मोदी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। विदेशों में पीएम को टारगेट करना मतलब भारत को कमजोर दिखाना। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर भी कई नेता असहज है। असली नेपोटिज्म कौन है? मनीष तिवारी ने अपने पोस्ट में जब वंशवाद की बात की, तो राहुल गांधी भूल गए कि वो खुद उसी राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हमेशा एक ही परिवार में रहा है। अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। यही तो असली वंशवाद है। आज कांग्रेस में वो हाल है कि कई नेता सिर्फ मजबूरी में पार्टी में टिके हैं। कुछ नेता ट्विटर और आर्टिकल्स के जरिए अपनी नाराजगी जताते हैं। कुछ नेताओं को संसद में बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। G23 के बचे हुए सदस्य भी धीरे धीरे किनारे किए जा रहे हैं। यानी कांग्रेस में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। अब जनता का मूड भी बदल चुका है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा ये मुद्दे हैं, लेकिन राहुल गांधी बार बार वोट चोरी और ईवीएम जैसे मुद्दे उठाते हैं। इससे जनता में अविश्वास तो पैदा होता है, लेकिन कोई ठोस फायदा कांग्रेस को नहीं मिलता। बिहार चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है। वहां बेरोजगारी और शिक्षा पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का फोकस वोट चोरी पर था। नतीजा जनता ने। दोस्तों, राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती उनकी अपनी ही पार्टी है। एक तरफ युवा नेता किनारे हो रहे हैं, दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता नाराज है और तीसरी तरफ जनता को उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं। यानी कांग्रेस में ठहरा हुआ पानी सर रहा है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये सरांध पार्टी को पूरी तरह खत्म कर देगी। तो दोस्तों, राहुल गांधी चाहे जितना भी जजी, जनरेशन जेड और युवाओं की बात कर ले, सच्चाई यही है कि कांग्रेस का युवा खुद उनसे खुश नहीं है। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें आईना दिखा रहे हैं। आज राहुल गांधी पर हमला करने के लिए बीजेपी की जरूरत ही नहीं है।
कांग्रेस के अंदर ही मनीष तिवारी, शशि थरूर और कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। वंशवाद, नेपोटिज्म और असफल नेतृत्व, यही आज कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। और अगर बदलाव नहीं हुआ तो शायद कांग्रेस पार्टी सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।